हेलो एवरीवन, वेलकम टू म्यूजिक थ्योरी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। मिशन जेआरएफ की सीरीज में आज हम करने वाले हैं ईयर 2020 का पेपर सोल्व। ठीक है, नेट का पेपर सोल्व करने वाले हैं 2020 का। क्लियर। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बैच के बारे में जान लीजिए। हमारा सुपर बैच है। सुपर बैच क्यों है? क्योंकि इसी एक बैच से आप म्यूजिक के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, चाहे नेट जेआरएफ हो, चाहे डी ट्रिपल एस पी हो, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, टीजीटी हो या पीजीटी हो, किसी भी कोई भी टेट हो। ठीक है, हर प्रकार की तैयारी, हर प्रकार के म्यूजिक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप एक बैच से कर सकते हैं। जीरो से हीरो वाला बैच ये है आपका, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके थ्योरी के तो हीरो बना के छोड़ते हैं। ठीक है, तो जुलाई में आपका नया बैच स्टार्ट होने वाला है। जुलाई में तो जिन बच्चों को बैच ज्वाइन करना है वो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और बाकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का 2020 का पहला क्वेश्चन, 2020 के पेपर का पहला क्वेश्चन। ठीक है, भरत द्वारा वाद्य समूह को नाम दिया गया है। पहले भी करवा दिया है। ठीक है, भरत ने वाद्य समूह कहलाता क्या है? वाद्य समूह कहलाता है वृंदवादन। वृंदवादन वाद्य समूह क्या कहलाता है? वृंदवादन। गायन समूह क्या कहता है? वृंदगान कहलाता है। तो भरत ने कुतुब जो है बोला था वृंदवादन को। इसके तीन प्रकार भरत ने बताए थे। तीन प्रकार कौन से बताए थे? तत्कुतुब, अवनद कुतुब और नाट्यशय कुतुब। ये भी जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, मैंने पिछली बार जब भी ये क्वेश्चन आया था मैंने 2-3 स्टार लगाए थे इस क्वेश्चन पे, बताया था कि ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपका रिपीट होता है। तो रिपीट हो रहा है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से अवनद वाद्य कौन सा है? अवनद वाद्य कौन सा है इनमें से? चलिए, प्रभाविता है वो आपकी वीणा है। वीणा है तो तत्वाद्य है। ठीक है, कटताल, कटताल आपका अवनद वाद्य है, अवनद वाद्य है। और पाविका जो है आपका, नहीं, कटताल आपका घनवाद्य है। सॉरी 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 सॉरी, घनवाद्य है। कटताल आपका घनवाद्य है। पाविका आपका सुशीर वाद्य है, सुशीर वाद्य है। तो बच गया एक प्रणव। प्रणव क्या है? राइट आंसर। प्रणव आपका प्राचीन काल का जो है, प्राचीन काल का वाद्य है प्रणव, अवनद वाद्य है। क्लियर। स्वर समूह के एक स्वर को जब कुछ देर, कुछ जोर देकर गाया बजाया जाता है तो इनमें से गमक का कौन सा प्रकार आता है? ठीक है, गमक का कौन सा प्रकार आएगा? जब एक स्वर को, एक स्वर समूह के एक स्वर को जब जोर से बजाते हैं तो उसको बोलते हैं त्रिप। त्रिप बोलते हैं। क्लियर। गमक के कितने प्रकार बताए हैं? 15 प्रकार बताए हैं संगीत रत्नाकर में। संगीत रत्नाकर में। संगीत रत्नाकर किसने लिखी थी? शरण देव जी ने लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। गज झंपा ताल की चौगुन का एक पल्ला कुल कितनी मात्राओं में होगा? तो सबसे पहले पिछले पेपर में मैंने रूल बताया था, किसी भी मात्रा का अगर आपको उसकी लहकारी निकालनी है तो ऊपर लिखो टोटल मात्रा, नीचे लिखो उसकी लहकारी कितना गुण, कितने गुण है। ठीक है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मात्रा में ताल में कितनी मात्रा है। गज जंपा ताल में कितनी मात्रा होती है? गज जंपा ताल में होती है 15 मात्रा। 4 गुण निकालने हैं। 4 तिये 12, ऊपर बच गए 3, 3/4। ये तो निकालना ही आता ही होगा। 3 सही 3/4 आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितनी मात्राओं का? गज जंपा की चौगुण, एक आवर्तन, एक पल्ला, पल्ले को आवर्तन बोलते हैं, कितनी मात्राओं का होगा? 3 सही 3/4 मात्राओं का होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तरफ रस दिए गए हैं, एक तरफ जाति दी होगी। ठीक है, श्रुति जाति दी है। श्रुति जाति दीप्तायता करुणा मृत्यु मध्या प्रैक्टिकल यूज किन्होंने दिया था? प्रैक्टिकल यूज श्री राम नारायण स्वामी दीक्षित ने। क्लियर। तो श्रृंगार रस दीप्ता, दीप्ता जाति का क्या होता है? श्रृंगार रस, श्रृंगार रस होता है दीप्ता जाति का। आयता का वीर रस होता है आयता का,
आयता का आपका वीर रस होता है। उसके बाद भयानक रस होता है आपकी करुण जाति का, करुण जाति का भयानक रस होता है। और मध्या का आपका बच गया सभी रसों से युक्त जो होती है वो मध्या होती है। तो आपका ए का 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेती, चेती बताया है, कितनी बार करवाया है चेती, किस राज्य में चेती है, यूपी की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, कजरी चेती, ये कहाँ की है, ये आपकी है उसकी यूपी की। चलिए राजस्थान से संबंधित लोक शैली को चुनिए। ठीक है, राजस्थान से संबंधित लोक शैली, तो राजस्थान से संबंधित हीर, हीर तो कहाँ की है, हीर आपकी पंजाब की, हीर का तो पता ही होगा, हीर रांझा जब गाए जाते हैं तो पंजाब की है। लाई हलोबा, लाई हलोबा मणिपुर की है, मणिपुर की है लाई हलोबा। और करगम कहाँ की है, करगम है तमिलनाडु की। देखो करगम भी कई बार पूछा जा चुका है, जितने हमने पेपर किए हैं उसमें बहुत बार आ चुका करगम। करगम इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की कौन सी है, जागड़ा। और राजस्थान की एक और सबसे इंपॉर्टेंट है मांड, मांड। और मांड गायिका सबसे फेमस कौन है, अल्लाह जिलाई बाई, जिन्होंने कौन सा सॉन्ग गाया था, केसरिया बालम पधारो मारे देश, राजस्थान का। उन्होंने ही राष्ट्रीय भवन में ये गीत गाया था। और उनके जन्म तिथि 3 नवंबर को मांड महोत्सव मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है, बीकानेर में मनाया जाता है, बीकानेर में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कथन है, कथन बताना है सही है या गलत है। शोध एक सत्य पुष्टमान क्रिया है जो आदि तो है अंत नहीं। सही बात है, रिसर्च की शुरुआत है, एंडिंग नहीं है। आप एक रिसर्च की जहां पे एंडिंग करते हो वहीं से दूसरी रिसर्च स्टार्ट होती है। तो ए आपका सही। ठीक है, एक शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष के पश्चात उस विषय में कोई और अन्य शोध अध्ययन नहीं किया जा सकता। गलत बात है। अभी अभी बताया था, एक रिसर्च की जहाँ पे एंडिंग होती है दूसरी रिसर्च की वहां से शुरुआत होती है, अंत नहीं होता है। तो ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्राथमिक आंकड़ों के 2 अनिवार्य स्रोत, प्राथमिक आंकड़े मतलब प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स के 2। इंटरव्यू बिल्कुल प्राइमरी सोर्स में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप इंटरव्यू लेते हो। और जर्नल सेकेंडरी सोर्स में आएगा, क्योंकि उसमें एनालिसिस करके ही उसको लिखते हैं। पुरालेख शास्त्र बिल्कुल प्राइमरी में आएगा। पुस्तकें बताई थी पिछले में भी, सेकेंडरी में आएगी। और समाचार भी सेकेंडरी में आएगा। तो ए और सी, ए और सी है आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से घनवाद्य है, घनवाद्य है इसमें से एक तारा तत्वाद्य है, कर चक्कर खोल, खोल 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 अवनद वाद्य है, जय घंटा आपका घनवाद्य है, जय घंटा घनवाद्य है। ये दोनों आपके तत्वाद्य हैं और खोल आपका अवनद वाद्य है, अवनद वाद्य है। क्लियर। चलिए नहीं एक मिनट, कर चक्कर ये तत्वाद्य है, कर चक्कर जो है आपका, कर मिटाई देता हूं। एक तारा का तो पता है, कर चक्कर आपका सुशील वाद्य में आता है, केरल का वाद्य है ये, सुशील वाद्य में आता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम श्रुतियों के नाम की चर्चा। बताया था श्रुति का नाम किसने दिया है, श्रुति का नाम शुरू से बताता आ रहा हूँ, श्रुति के क्वेश्चंस में बताता आ रहा हूँ। नान्यदेव ने श्रुतियों के नाम दिए हैं। चलिए 22 श्रुतियों के नाम नान्यदेव ने दिए हैं। ताली और खाली, रूपक, जप, एक ताल, आड़ा जोर ताल। ताली और खाली। चलिए रूपक ताल में 3 विभाग होते हैं रूपक ताल के। ठीक है, 3 2 2 के, 2 ताली 1 खाली होती है। तो ए का आएगा आपका फर्स्ट।
ए का फर्स्ट। ठीक है, जप ताल में 3 ताली 1 खाली होती है, तो जप ताल में गई तीसरे पे। ठीक है, एक ताल में आपकी दो दो मात्राओं के विभाग होते हैं, 4 ताली 2 खाली होती हैं, ये हो गया। और आड़ा चौर ताल में 4 ताली 2 खाली। तो आपका 1 4 2 3 1 1 2 1 1 4 2 3 आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका राइट आंसर। चलिए, समान मात्रा समान ताली खाली और विभाग वाले युक्त ताल बताएं। समान विभाग समान मात्रा ताली और खाली। पंजाबी मात्राओं से ही पता चल जाएगा। देखो ऐसी है पंजाबी 16 मात्राओं की ताल पंचम सवारी, 15 मात्राओं की ताल लक्ष्मी, 17 मात्राओं की ताल जत ताल, 16 मात्राओं की ताल तो ए और डी सॉरी ए और डी ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, पंजाबी और जत दोनों में 16 मात्राओं की ताल और 4 मात्राओं के विभाग होते हैं। ठीक है, समान ताले खाली होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें से सुशीर वाद्य है, अभी अभी किया था पावी का, पीछे पावी का किया था, सुशीर वाद्य करके आए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तालों को उतरते क्रम में लिखिए। अब उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसके लिए आपको तालों की मात्राओं का पता होना चाहिए। ठीक है, गज जंपा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, गज जंपा ताल में 15, जत ताल में 16, दीप चंदी में 14, खेमटा में 6 मात्राएं होती हैं, तो खेमटा लास्ट में आएगा। देखो गज जंपा में 15, जत ताल में 16, दीप चंदी में 14, खेमटा में 6, 16 से स्टार्ट होगी, जत ताल है, जत ताल के बाद गज जंपा, ये नहीं होगा, जत ताल के बाद गज जंपा दीप चंदी खेमटा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है राइट आंसर है। बताया था आपको तालों की मात्राएं याद होनी चाहिए कि एक ताल में कितनी मात्राएं। क्लियर। चलो नेक्स्ट पे, आकार मात्रिक स्वर लिपि। देखो कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, कितनी बार आ चुका है। अब तक तो वैसे याद हो गया होगा कितनी बार, ज्योतिंदर नाथ टैगोर रविंद्र संगीत की ये, रविंद्र संगीत को नोटेट करता है। क्लियर, एक दंड मात्रिक है वो स्वरिंद्र नाथ ठाकुर जी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ दो सूचियां दी गई हैं, अक्षपिका कुमुदती झंपा ताल कुरूला। ठीक है, अक्षपिका आपकी क्या है, अक्षपिका आपकी प्राचीन काल में एक गाने का एक तरीका है। ठीक है, अलाप में जाएगा ये, अलापना। ठीक है, आक्षेपिका आपकी ध्रुव गीति के अंतर्गत आती है, ध्रुव गीतों के अंतर्गत आती है आपकी आक्षेपिका, तो आक्षेपिका में जाएगा अलापना। कुमुदिती क्या है आपकी, तीव्रा कुमुदिती मंदा छंदोवती। कुमुदिता क्या है आपकी श्रुति है। जंपा ताल में आपके क्या होते हैं, अंग होते हैं, द्रुत अनुद्रुत द्रुत लघु गुरु काकपद। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुद्रुत जाएगा झंपा में। क्रूला आपकी क्या है, क्रूला आपकी गमक होती है। 15 प्रकार की जो गमक है उनमें दिया गया है। ठीक है, बाकी का तो आपको पता ही था। आक्षेपिका अगर आपको याद नहीं है तो ध्रुवा गीति के अंतर्गत जो उसके पार्ट होते हैं, ठीक है, ध्रुवा गीतों के, उनमें आती है। चलिए, एक आचार, एक आचार कहाँ पे है देखो। ठीक है, ए का 4, बी का 1 2 3 4, 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर 1 में आएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से लोक संगीत के 2 ताल वाद्यों को चुने। लोक संगीत के 2 ताल वाद्य आपको चुनने हैं। ठीक है, 2 ताल वाद्य आपको लोक संगीत के चुनने हैं। वीणा कुंजो तुमको चक्कर मंजूरी। ठीक है, तो 2 हैं आपके, एक तो कामडोलू है, दूसरा है आपका तुमक्कू। ऑप्शन नंबर 3 ए एंड डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कामकोडू है आपका दक्षिण का है, तुमक्कू है आपका तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वाद्य का
नहीं है। कौन वाग्यकार नहीं है? त्यागराज थे, श्यामा शास्त्री थे, गोपाल कृष्ण भारती थे, एसपी बालासुब्रमण्यम कृष्ण नहीं थे, ये नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मार्गताल को चुने। मार्गताल, 5 प्रकार की मार्गतालें होती हैं, 5 प्रकार की, ठीक है। उनमें से कौन है एक संपदवेष्ट का? हिंदी में मुझे ये संस्कृत के नाम बोले नहीं जाते हैं भाई, ठीक है। तो क्या है आपका संपदवेष्टा, अंगेन गात्रम। चलो, पंचम की दूरी है षडज से 13वीं श्रुति पर, षडज से 9वीं श्रुति पर, षडज से 12वीं श्रुति पर, षडज से 5वीं श्रुति पर। तो बताइए षडज की दूरी कितनी है? सा और पा में कितना? 13 श्रुति अंतर का संवाद होता है, तो षडज से 13वीं श्रुति पर। सापा में क्या होता है? सापा भाव में क्या होता है? 13 श्रुति अंतर होता है, पढ़ाया था। सामा में क्या होता है? 9 श्रुति अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ताल की त्रिगुण का एक पल्ला, अच्छा जत ताल की, जब नहीं, जत ताल की त्रिगुण का एक पल्ला कितनी मात्रा में आएगा? अरे जत ताल कितनी है? 16 मात्राओं की है, 3 से भाग कर दो, मात्रा बटे गुण करवाया था, मात्रा बटे में गुण आएगा, कितना हो जाएगा? करो, कितना हो जाएगा? 3 पाँचे 15, एक की हासिल, एक शेष बच गया, 3 पाँचे 15, एक बच गया, तो 5 सही 1/3 आंसर आएगा। 5 सही 1/3 का आते हैं ऑप्शन नंबर 3 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपका, श्रुति जाति आयता क्या है? आयता, श्रुति जाति आयता, आयता का मतलब होता है फैला हुआ, आयता का मतलब वो है फैला हुआ, विस्तृत में जो है बताया हुआ, ठीक है, विस्तृत में वर्णन किया हुआ, तो इसका आपका ऑप्शन जाएगा स्ट्रेच्ड, तानना, ठीक है। देखो करुणा और मृत्यु, आयता करुणा मृत्यु मध्या, करुणा और मृत्यु तो खुद श्रुति जाती हैं। देप्तिमान है आपकी, देप्तिमान भी है लेकिन वो आयता नहीं है, आयता आपकी स्ट्रेच्ड में जाएगी। आयता का मतलब होता है फैला हुआ, विस्तृत में जिसको बताया गया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर जाते हैं, संवादी स्वर क्या है? संवादी स्वर में कितना होता है? संवादी स्वर होता है जिसमें 13 श्रुतियों का अंतर हो। षडज कोमल ऋषभ नहीं है, षडज तिरव निषाद बहुत दूर चला गया, षडज तिरव ऋषभ नहीं है, षडज पंचम बा, सापा भाव क्या होता है? संवादी स्वर होता है। 13 श्रुतियों के अंतर में क्या होता है आपका? पढ़ाया था। निम्नलिखित में से दिए गए स्वरों की संख्या को बढ़ते क्रम में लिखिए। ओडो शाडो संपूर्ण, यार सिंपल सा है, इजी इजी क्वेश्चन है। चलिए, मंद्र किसका लक्षण है? ताल का, वर्ण का, जाति का, गीति का। मंद्र ताल का है नहीं है, लय अगर होता तो लय होता, लेकिन जाति के 10 लक्षणों में, जाति के कितने लक्षण हैं? जाति के 10 लक्षणों में से एक क्या है? मंद्र है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिग्रहणी का स्थायी भंजनी रूपक किसके अंतर्गत आते हैं? आलाप गायन में पढ़े थे सारे, आलाप के अंतर्गत पढ़े थे, तो ये सब किसके भाग हैं? ये सब है रूपक आलाप के भाग। रूपक आलाप जब टुकड़ों में हो जाता है तो उसको रूपक आलाप बोलते हैं, है ना। तो प्रतिग्रहणी स्थायी भंजनी रूपक भंजनी किसके प्रकार है? रूपक आलाप के, ठीक है। संस्थान नियम चलिए, सारे सारे निशा निधम पा गामा गा किस राग को दर्शाता है? तो सारे सारे निशा विहाग ललित वसंत नहीं, परज राग को आपको दर्शाएगा, परज राग को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोर्ड किसे कहते हैं? कोर्ड मेलोडिक और हार्मनी पढ़ाया था, उसी में था। कोर्ड क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक स्वरों को एक साथ बजाया जाता है तो क्या होता है? कोर्ड होता है। तो 2 या 2 से अधिक स्वर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राग नायकी कांगड़ा में कौन सा सही नहीं होता? नायकी कांगड़ा का थाट काफी होता है, पारेवादी संवादी नहीं होता, वादी संवादी होता है, माँ और सा वादी संवादी होता है, तो ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी रागा, फारसी भाषा में राग दर्पण इम्पोर्टेंट, पिछले पेपर में भी आया था, तब भी करवाया था, ठीक है, बताया था। राग दर्पण का फारसी अनुवाद किसने किया था? फकीरुल्लाह ने किया था। और ये कौन सा, सॉरी, राग दर्पण है वो फारसी अनुवाद है, किया किसने था? फकीरुल्लाह ने किया था। किसका फारसी अनुवाद है? मान कुतूहल नामक ग्रंथ का, मान कुतूहल नामक ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। और मान कुतूहल ग्रंथ किसने लिखा था? मान सिंह तोमर ने लिखा था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टार लगा दिए गए। मान कुतूहल का फारसी अनुवाद भी पूछा जा सकता है। राग दर्पण है, किसने लिखा था? फकीरुल्लाह ने लिखा था। मान कुतूहल किन्होंने लिखा? मान सिंह तोमर ने लिखा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राग तोड़ी थाट से संबंधित है? देखो, भोपाल तोड़ी, बिलास खानी तोड़ी नहीं है, ये तो इनके नाम में तोड़ी है, लेकिन तोड़ी राग के नहीं होते हैं, मालकोश भी नहीं होता है। एकमात्र बच गया मुल्तानी, मुल्तानी तोड़ी राग से संबंधित है, ठीक है। चलिए, तेनक का संबंध है प्रबंध के 6 अंगों में, आपका तेनक आता है। प्रबंध के 3 प्रकार होते हैं, 4 धातु होती हैं, 5 जाति होती हैं, 6 अंग होते हैं। याद करवाया था, 6 अंग होते हैं। स्वर विरुद्ध तेनक पद पट ताल, स्वर विरुद्ध तेनक पद पट ताल, 6 प्रबंध के 6 अंग होते हैं, उनमें से क्या आता है? तेनक आता है। चलिए, तेनक का मतलब है मंगलार्थिक शब्द, हरिओम, जय हो, ऐसे, ठीक है, भगवानों के नाम। किस ग्रंथकार ने प्रथम बार भरत के 2 विकृत स्वरों के स्थान पर 12 स्वर लिए थे? विकृत स्वर 12 किसने लिए थे? किसने लिए थे? वेंकटमुखी, मतंग, अहोबल। वेंकटमुखी ने तो अपने 12 ही स्वर माने थे, ठीक है। मतंग ने नहीं, अहोबल ने 29 स्वर माने थे, शारंग देव ने माने थे 19 स्वर। 19 स्वर में से कितने हो गए? 7 शुद्ध और 12 विकृत, तो आंसर क्या हो गया? शारंग देव। चलिए, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का शुद्ध दैवत स्वर कर्नाटक पद्धति में किस नाम से जाना जाएगा? चलो, अब हिंदुस्तानी और दक्षिणी में एक कॉमन चीज क्या है कि पा के बराबर में पा आता है। पा के बराबर, पा के इक्वल पा होता है, माँ के इक्वल माँ होता है, सा के इक्वल सा होता है। करवाया था। ये 3 चीजें याद रखो। ऊपर सिख दिखे तो सा को पकड़ लेना, नीचे दिखे तो पा को पकड़ लेना। अब दैवत है। अब हिंदुस्तानी संगीत में क्या होता है? पा के बाद कोमल दैवत, शुद्ध दैवत, कोमल निषाद, शुद्ध निषाद, ठीक है। इनके यहाँ क्या होता है? कोमल दैवत, पा के बाद सीधा क्या आता है? शुद्ध दैवत, ठीक है, शुद्ध धा। उसके बाद क्या आता है? शुद्ध नी, ठीक है। धा के ही 2 रूप, धा के 2 रूप आएंगे, 4 श्रुति का ध, 4 श्रुति का धा, 4 श्रुति का धा। इसके बाद आएगा, ये कोमल है, इसके बाद आएगा कैशिक निषाद, और उसके बाद आएगा काकले निषाद। काकले निषाद और कैशिक निषाद का दूसरा नाम होता है 6 श्रुति का ध, ठीक है। क्या पूछा है? शुद्ध दैवत पूछा है। शुद्ध दैवत के अकॉर्डिंग क्या आएगा? या तो शुद्ध नी या 4 श्रुति का ध। ऑप्शन में क्या है? शुद्ध नी और 4 श्रुति ध, दोनों ही दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब किसी वस्तु में मुक्त कंपन प्रेरित कंपन की आवृत्ति एक समान हो जाए, पिछले ही पेपर में पढ़ाया था, मुक्त कंपन और प्रेरित कंपन, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अनुनाद बोलेंगे, अनुनाद। चलिए, प्राचीन श्रुति स्वर व्यवस्था में यदि गंधार स्वर मध्यम की 2 श्रुति ले लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए, बताया था प्राचीन में गंधार है, शुद्ध गंधार। गंधार 1 श्रुति ऊपर चढ़ेगा साधारण गंधार, 2 श्रुति ऊपर चढ़ेगा अंतर गंधार, और ऊपर चढ़ेगा तो जाएगा किसकी? माँ की श्रुतियों में ही तो जाएगा, तो माँ की दूसरी श्रुति पर अंतर गंधार, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, भरतकालीन मध्यम ग्राम श्रुति व्यवस्था में क्या होता है?
एक ही बात है, पंचम 17वीं श्रुति से उतर कर 16वीं श्रुति पर आता है। षडज ग्राम और मध्यम ग्राम में क्या फर्क है? षडज ग्राम का पंचम जो होता है 17वीं श्रुति पर होता है और मध्यम ग्राम का पंचम जो होता है 16वीं श्रुति पर होता है। और इन्हीं के बीच के अंतर को क्या भरत ने क्या बोला है? प्रमाण श्रुति। प्रमाण श्रुति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताल में खाली नहीं होती? कई बार करवा चुका हूँ, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। शिखर ताल 17 मात्राओं की ताल होती है, नहीं होती। पंचम सवारी 15 मात्रा की है, फरतोस्त 14 मात्रा की है, धमार आपकी 14 मात्राओं की ताल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से क्या सितार पर नहीं बजाया जाता? सितार पर मींड बजाई जाती है, झमझमा बजाया जाता है, कत्तनन बजाया जाता है, फरद और गत नहीं बजाई जाती है। फरद गत नहीं बजाई जाती। चलिए गत बजाई जाती है लेकिन फरद गत नहीं बजाई जाती है। चलिए गामा पानी सा नी पा धानी धा पामा पा गा मा गा कौन से राग के हैं? चलो बताओ कौन से के हैं? मारू याग के हैं, बिहाग के हैं, शंकरा के हैं? नहीं, बिहागड़ा राग के, बिहागड़ा राग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मियां अचपल किस घराने से थे? मियां अचपल तो उपनाम था, असली नाम था कादिर बख्श। कादिर बख्श। और इनको क्या बोला जाता था? दिल्ली घराने का खलीफा। खलीफा इनको बोला जाता था। इंपॉर्टेंट है। कौन से घराने से हो गए? दिल्ली घराने से। दिल्ली घराने के संस्थापक कौन थे? कुतुब बख्श, जो क्या थे? इनके पुत्र थे। कादिर बख्श के पुत्र थे कुतुब बख्श। चलिए मियां अचपल का नाम क्या था असली? कादिर बख्श, जिनको बोला जाता था दिल्ली घराने का खलीफा। क्लियर है? चलिए किस राग को देश व बागेश्वरी दोनों अंग से प्रस्तुत किया जाता है? वही नेट वालों का सबसे फेवरेट राग, सबसे फेवरेट राग नेट वालों का कौन सा बताया था? राग जयजयवंती। नेट वालों का सबसे फेवरेट राग है। राग का क्वेश्चन आएगा, मान लो उन्होंने पूरे पेपर में राग का एक क्वेश्चन डालना है तो कौन से राग का डालेंगे? जयजयवंती का डालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 तारों वाली वीणा, उससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। विपंची वीणा में कितने होते हैं? 9 तार होते हैं। ठीक है, जिसका उल्लेख है रामायण में किया गया था। अच्छा इसमें नवतंत्री भी दे दिया, फिर आगे पढ़ने की जरूरत है भाई। 9 तारों वाली वीणा का उल्लेख रामायण में किया गया था। विपंची, नवतंत्री नया नाम है, पुराने नाम में विपंची है। चित्रा वीणा 7 तारों की है। इसी से आगे रबाब, सुरसिंगार और सरोद बना है। ठीक है, कई बार जहां पर ये आता है तब भी करवाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र का सर्वाधिक सरल स्वरूप क्या है? सर्वाधिक सरल, सबसे सरल क्या है? एक तारा नहीं, विपंची नहीं, ढोलक नहीं, लकड़ी की छड़ियां। ठीक है, सर्वाधिक सरल रूप यही है। लकड़ी की छड़ी लेकर बजाते थे, डांडिया में जैसे बजाते हैं। चलिए उस ध्रुव और चल वीणा में कितनी तार थी? शारंग देव ने श्रुति स्वर स्थान, जिसमें श्रुतियां 22 श्रुतियां सिद्ध की थी, उस पद्धति को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं सारणा प्रक्रिया। करवाया था सारणा प्रक्रिया। ठीक है, सारणा प्रक्रिया में भरत और शारंग देव के मुख्य हैं। शारंग देव ने कितनी तारें मानी है? 22 तारें मानी है। भरत ने कितनी मानी है? भरत का थोड़ा सा जो है हमारा अपवाद है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा है, 4, 7 और 9 तारे। चलो ध्रुव वीणा, चल वीणा 2 प्रकार की वीणाओं पर होता है। प्राचीन स्वर श्रुति प्रणाली में मध्यम स्वर में कितनी श्रुतियां प्रयुक्त थी? मध्यम स्वर कितनी श्रुतियों का होता था भाई? 4 श्रुतियों का ही होता था मध्यम, तो आज में मध्यम 4 ही श्रुतियों का है। चलिए ठीक है, वैदिक मंत्र के गायक किस नाम से जाने जाते थे? वैदिक मंत्र स्तोभ, स्तोम, प्रतिहर्ता नहीं, सामक के नाम से जाने जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ताल के 10 प्राणों की श्रृंखला में नहीं है? हुंफित मार्ग है, यति है, क्रिया है, हुंफिक क्या है आपका? हुंफित आपका गमक है।
तो ये नहीं है, यही आपका राइट आंसर। आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ एक्सप्लेन करने का है ही नहीं इन क्वेश्चन में। बताओ कितना आसान पेपर आया हुआ है, कुछ भी इनमें एक्सप्लेन करने का है, एक चीज अलग है बस। ठीक है। वीणा पर स्वर स्थान निर्देश के समय अहोबल ने कितने शुद्ध और विकृत स्वरों का माना था? देखो, अहोबल ने वैसे कितने स्वर माने थे? अहोबल ने 29 स्वर माने थे, जिसमें से 7 शुद्ध थे, 22 विकृत थे। लेकिन जब उन्होंने वीणा पर स्वरों की स्थापना की तो कितने माने थे? उन्होंने 5 ही विकृत माने थे, 7 शुद्ध और 5 विकृत। ठीक है। और उन्होंने, उनके गान ही आज के समान क्या थे? कोमल थे, क्योंकि उनका थाट क्या था? काफी थाट था। काफी को क्या क्या बोलते हैं? दक्षिण में खरर पिरिया बोलते हैं। क्लियर? क्लियर? अहोबल के उस ग्रंथ का क्या नाम था? संगीत पारिजात नाम था। और वीणा के तार पर लंबाई किसने दी थी? श्रीनिवास ने दी थी। ठीक है। अहोबल की ही पद्धति को आगे अपनाया था। लंबाई कितनी दी थी? 36 इंच दी थी। तार की लंबाई कितनी दी थी? 36 इंच दी थी। चलो भाई, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, मध्यम ग्राम में षड्ज की श्रुतियां, मध्यम ग्राम में षड्ज की श्रुतियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे षड्ज ग्राम हो मध्यम ग्राम हो, तो 4 ही श्रुतियों का होता है। फर्क पड़ता है तो बस पा की और धा की। मध्यम ग्राम में पा 3 श्रुतियों का हो जाता है, धा 4 श्रुतियों का हो जाता है। चलिए लिख देता हूं, किसी को नहीं पता, अभी पहली बार देख रहा हो। पा मध्यम ग्राम में 3 श्रुतियों का हो जाता है, धा मध्यम ग्राम में 4 श्रुतियों का हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि शास्त्र के अनुसार षड्ज मध्यम के बीच 9 श्रुति अंतर गणित में से, गणित की दृष्टि से, गणित की दृष्टि से फ्रैक्शन में है षड्ज मध्यम। ठीक है। षड्ज की आंदोलन संख्या कितनी होती है? 240, 240, 270, 300। मध्यम की कितनी होती है? 320 होती है। काट दो, 0 से 0 कट गई। 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 4/3 आ गया। 9 श्रुति 4/3 का है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है। ज्यादा बताया था, बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे, काट दो, गणित की वैल्यू आ जाएगी। पर आपको क्या पता होना चाहिए? आंदोलन संख्या पता होनी चाहिए। 200, 240, 270, 300, 320। आगे आगे भी पता करो, इतनी आसान आसान चीजें एक्सप्लेन करें। चलो, आधुनिक उत्तर भारतीय संगीत का शुद्ध गंधार अहोबल के किस स्वर के समान था? बताया था आज का टाइम का शुद्ध गंधार अहोबल के, अहोबल ने 4 दिए थे, तिवर, तिवर्तम, तिवर्तर और अति तिवर्तम। देखिए, तिवर, तिवर्तर, ये शायद पिछले पेपर में भी आया था सेम क्वेश्चन। तिवर्तम, अति तिवर्तम, अति तिवर्तम। ये अहोबल के 4 हो गए। आज के टाइम के 4 कौन कौन? आज के टाइम पे गा क्या 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 है? कोमल गा और शुद्ध गा। तो गा के समान क्या होगा? तिवर्तर। तो आ गया आपका तिवर्तर। ये आधा लिखे जरा इसको, ऐसे लिखो। हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ में? भाई अहोबल की तिवर वाली रख लो, गा के रूप, और इनके रख लो। ठीक है, आज के रख लो, दोनों के इक्वल जो आएगा वही आ जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस वाद्य में कर्तनन का प्रयोग? अभी पीछे पीछे पढ़ के आए हैं। कर्तनन, झमझमा, झाला कहाँ पे प्रयोग होता था? सितार में होता था। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माई म्यूजिक माई लाइफ, पिछले पेपर में करवाया था। माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी है? पंडित रविशंकर की। पिछले पेपर में करवाया था, 3 के नाम लिखवाए थे। फोक्स टेविस का क्या है? म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, लिखवाया था। ये 2-3 आपको याद रखनी है बस। किस भारतीय संगीत के संगीतज्ञों को भारत सरकार ने भारतीय रत्न दिया है? प्रसाद को नहीं मिला, करीम खां को नहीं मिला, बाला सुब्रमण्यम को नहीं मिला, भीमसेन जोशी जी को मिला था 2008 में। भारत रत्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 2008 में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में वृंदावन गुरुकुल की स्थापना किसने की थी? वृंदावन गुरुकुल मुंबई में हरिप्रसाद चौरसिया जी ने बनाया था। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, षड्ज मध्यम संवाद का सही संयोजन। षड्ज मध्यम संवाद, देखिए सागा में नहीं, सा और गा में तो नहीं है, रेपा में है, गा और नी में क्या है? सापा है, सापा है, पा और सा में क्या है? सामा है, और मा और सा में क्या है? मा पा दानी सा, सापा है। तो आपके आंसर क्या है? रेपा और पासा, बी एन डी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मसीद खानीगत के लिए कौन सी बातें सही हैं? मसीद खानीगत के लिए चलिए, 12वीं मात्रा से शुरू होती है, बिल्कुल बड़े ख्याल के जैसी है। 12वीं मात्रा से शुरू होती है, दिर दा रा बोल में प्रयोग किए जाते हैं, बिल्कुल प्रयोग किए जाते हैं। दिर दारा नहीं, रजा खानी के बोल है। चौगुन अठगुन लय तानतोड़ा किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। झल्ला का प्रयोग अंत में किया जाता है, नहीं किया जाता है। ए बी और डी ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जयजयवंती के संदर्भ में क्या बात बोली गई है? कौन कौन सी ठीक है? खमास ठाठ है, सही बात है। रेपावादी संवादी है, सही बात है। दिन के दूसरे पैर है, नहीं है। दोनों मध्यमों का प्रयोग किया जाता है, नहीं। दोनों गंधारों का प्रयोग किया जाता है। नेट का सबसे क्या कहा था? नेट का सबसे प्रिय राग, सबसे फेवरेट राग है। आते ही आते हैं। ए बी ई ऑप्शन नंबर 2 क्या है राइट आंसर है। चलिए भाई, इसमें पूर्वी थाट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पूर्वी थाट के अंतर्गत, पूर्वी थाट के अंतर्गत आपका परज आता है, श्री आता है, पूरिया कल्याण नहीं आता है, सोनी भी नहीं आता है। ए और बी आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या है राइट आंसर है। चलिए इनमें से दिन के तीसरे पहर में, चंद्रकोश तो नहीं, मालकोश जैसा ही है, मुल्तानी होता है, पटदीप होता है, हिंडोल भी नहीं होता। बी एंड सी ऑप्शन नंबर 4 बी एंड सी। चलिए, 3 ताली 1 खाली, 3 ताली 1 खाली, बिल्कुल आसान है। एक ताल में तो होती नहीं है, अभी अभी करके आए थे, 12 मात्राओं की ताल है, 4 तालियां होती हैं। इसमें तो होती नहीं है। 3 ताली 1 खाली इसमें होती है, 9वीं मात्रा पर खाली होती है। रूपक में तो विभाग ही 3 होते हैं। झपताल में होती है 3 ताली 1 खाली, ठीक है। जपताल कितने मात्राओं की ताल है? 10 मात्राओं की ताल है। 2 3 उसके विभाग हैं, तो जपताल और 3 ताल। क्लियर? ए एंड सी ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से विदारी की श्रेणी में आने वाली रचनाएं, उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक, अंतरा। विदारी का मतलब क्या होता है? विदारी का मतलब होता है वो लाइन जिस पर गीत का अंत हो। विदारी का मतलब यही होता है, ठीक है। तो उद्गरा, ध्रुव, मेलापक, आभोग, आभोग को आजकल अंतरा बोला जाता है। ये सारे ही अलग अलग पार्ट हैं, तो इनमें भी इनके खत्म होने की अलग अलग लाइनें होती हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी चारों ही आपको क्या आएंगे? ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक होगा, क्योंकि चारों अलग अलग खंड हैं, चारों में विदारी श्रेणी आएगी, ठीक है। चारों के ही अंत होने का एक वो मिलेगा, अलग अलग खंड है तो अलग अलग आएंगे। तो उद्ग्रह की में भी पाएगी, ध्रुव में, मेलापक, अंतरा में, सब में पाएगी। चलिए, निम्नलिखित में से प्राचीन गथोत्पुरुषक वाद्यों को इंकित कीजिए। पुष्कर वाद्य, देखो, भरत ने पुष्कर वाद्य कौन से कहे थे?
अवनद वाद्यों के लिए एक श्रेणी दी थी पुष्कर, एक संज्ञा दी थी। ये क्वेश्चन भी आता है। भरत ने अवनद वाद्यों के लिए एक समान संज्ञा क्या दी थी? पुष्कर। और सभी प्रकार के 4 वाद्यों के लिए एक समान संज्ञा क्या दी थी? आतोग। आतोग, आगोत, आगोत सॉरी आगोत, आतोग नहीं आगोत। भरत ने चारों प्रकार के उसके लिए, ठीक है। अवनद वाद्यों में क्या आता है? मृदंग आता है, पणव आता है, दुर्दुर आता है, तुंडुकनी नहीं आता है। तुंडुकनी आपके तत्वाद्यों में आता है। ए बी सी कहां पर है? ए बी सी आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनिबंध गायन की श्रेणी में आने वाले, अनिबंध गायन क्या होता है? अनिबंध गायन होता है जो बंधा हुआ न हो, ताल से बंधा हुआ न हो, ठीक है। तो ताल से आक्षेपिका बताया था आपकी ध्रुवा गीतों में आता है। अलापति, राग अलापति और रूपक अलाप, ये अलाप के प्रकार है। और अलाप क्या होता है? अनिबंध में आता है। ध्रुवा में जो है ताल में बंधे हुए होते हैं, इसलिए ये नहीं आएगा। बी सी डी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। संगीत रत्नाकर में वर्णित उत्तम वाग्यकर के लक्षण। अब सबसे पहले तो ये है कि वाग्यकर के लक्षण उनके कौन से अध्याय में दिए गए थे? संगीत रत्नाकर में टोटल 7 अध्याय होते हैं। उसके तीसरे अध्याय, थर्ड अध्याय कौन सा है? प्रीकरण अध्याय। प्रीकरण अध्याय, प्रीकरण अध्याय में वाग्यकर के गुण और दोष के बारे में बताया गया है, ठीक है। देश स्थित चातुर्य क्या होता है? जो देश विदेश के गीतों का जिसे नॉलेज हो, अलग अलग क्षेत्र के संगीत की जिसको नॉलेज हो। अभिधान प्रवीणता क्या होती है? ये भाषा और व्याकरण से संबंधित होती है। भाषा और व्याकरण से संबंधित होती है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? उत्तम वाग्यकार के लक्षण है। क्लियर? ए और बी कहां पे है? ऑप्शन नंबर 4 में है, ए और आपके बी। क्लियर? प्रसारी आपका गमक का एक प्रकार होता है, गमक का प्रकार होता है। और निमिलक क्या है? निमिलक आपका दोष है। और निमिलक किसको कहा जाता है? जब गाते समय आंखें बंद करते हैं ना, आंख बंद कर कर जो गाता है उसको क्या बोलते हैं? निमिलक बोलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मध्यम ग्राम के षडज मध्यम भावी संवाद हो। मध्यम ग्राम में आपका सापा संवाद, नहीं हाँ सामा संवाद, मध्यम ग्राम में सामा संवाद। सामा संवाद कितनी श्रुतियों का होता है? 9 श्रुतियों का होता है। तो जिन जिन में 9 श्रुतियां हैं वो मान लो आप, वो मान लो। चलिए देखो, आपका रे और पा तो है ही। सापा होता है 13 श्रुतियों का, रे पा होगा आपका 9 श्रुतियों का। ऊपर आपका रे धा होता है 13 श्रुतियों का। तो आपका मा और नी, मा पा धा नी, हाँ मा नी आपका होगा 9 श्रुतियों का, 9 श्रुतियों का। गा मा पा धा, मा पा धा, मा पा धा, ये गा और धा में क्या आएगा? ये सा गा होगा, सा का भाव होगा, ठीक है। तो 9 श्रुतियों का होगा ए और सी। ए और सी कहां पे है आपका? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किन पुस्तकों में पुलस्कर पद्धति में सर्वांकन किया गया है? पुलस्कर पद्धति में सर्वांकन किया गया है। पुलस्कर पद्धति में आएगी आपकी राग विज्ञान और क्रमिक पुस्तक मलिका, ठीक है। पुलस्कर पद्धति को किस किसने किया है? राग विज्ञान लिखी किसने थी? विनायक राव पटवर्धन जी ने, उन्हीं के शिष्य थे। लिख लो, विनायक राव पटवर्धन। अभिनव गीतांजलि किसने लिखी थी? ओमकार नाथ ठाकुर ने, ओमकार नाथ ठाकुर ने। कर्मिक पुस्तक मलिका किसने लिखी थी? भातखंडे जी ने, ठीक है। संगीतांजलि किन्होंने लिखी थी?
अरे यार ये तो भातखंडे जी ने लिखी थी। डी ये गलती से लगा दिया, सी आएगा आपका। कार्मिक पुस्तक मल्लिका तो भातखंडे जी के उसमें है, और अभिनव, ये मैं ज्यादा देर बैठे बैठे ना, क्योंकि अब सारा ध्यान मेरा गया हुआ है कमर दर्द पर। ठीक है। संगीतांजलि लिखी थी ओमकार नाथ ठाकुर ने, अभिनव गीतांजलि लिखी थी रामश्रय झा ने। रामश्रय छ रामश्रय झा ने, जिनको राम रंग बोला जाता है, राम रंग बोला जाता है। क्लियर। ए और सी ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, राइट आंसर। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची दी गई है कुष्ठ प्रथम द्वितीय। कुष्ठ देखो, कुष्ठ से शुरू होता है और माँ से शुरू होता है। कुष्ठ मध्यम में जाएगा, प्रथम पे गा जाएगा, गंधार कहाँ है, प्रथम पे गा जाएगा, द्वितीय पे रे जाएगा, द्वितीय पे रे जाएगा, और तृतीय पे सा जाएगा, तृतीय पे सा तो है ही नहीं यहाँ पे, तो षड जाना था, पंचम की जगह षड जाना था, षड जाता तो बात बनती। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इसमें पंचम के स्थान पर षड आएगा, क्योंकि साम कैसे है, मा गा रे सा, साम सप्तक धानीपा, धानीपा ऐसे। ठीक है। कुष्ठ प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ मंदर और अतिस्वार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पारे संगति, खमास्थाट, ओडव संपूर्ण, मासावादी, संवादी, और एक तरफ दिए गए हैं आपके राग दिए गए हैं। चलिए, पारे संगति किसकी होती है, पारे संगति जाती है आपकी छायानट राग में, छायानट राग में। खमाज थाट का होता है आपका गोड़ सारंग, खमाज थाट का होता है, और ओडव संपूर्ण आपका होता है कोमल ऋषभ आसावरी, और मासावादी संवादी में होते हैं अहीर भैरव में। ठीक है। तो 3 1 2 4, 3 1 3 3 3 1 ही उसमें ऑप्शन में पहला है, ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सतीश व्यास, सतीश व्यास किस कौन से थे, संतूर वादक थे सतीश व्यास। ठीक है। शोभा गुट्टू कई बार पढ़ चुके हैं, सिद्धेश्वरी देवी और शोभा गुट्टू ठुमरी गायिका थी। ठीक है। बुद्धादित्य मुखर्जी सितार वादक थे भैया, और रोनू मजूमदार बांसुरी वादक थे। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक तरफ गायकी है, एक तरफ वो दिएगा। सादरा देखो, सादरा बताया था, सादरा हमेशा जपताल में बजाया जाता है। ठीक है। क्योंकि सादरा के साथ हमेशा एक क्वेश्चन आता है, सादरा किस ताल में बजाया जाता है, और ऑप्शन में दादरा हमेशा आता है। ठीक है। तो सादरा का दादरा वो करके आते हैं, लेकिन सादरा किस में आएगा, सादरा जपताल में आएगा हमेशा। ठीक है। ध्रुपद आपकी सूल ताल में बजाया जाता है, और मसीद खानी गत आपकी विलंबित 3 ताल में बजाई जाती है, बड़े ख्याल के समान होती है। ठुमरी आपकी जत ताल में बजाई जाती है। बिल्कुल। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है घुम्मट, और इस साइड नाम दिए। घुम्मट कहाँ है, घूमने कहाँ जाते हो, कैसे याद रखा था, घूमने कहाँ जाते हो, गोवा, घूमने गोवा जाते हो, तो घुम्मट कहाँ आएगा, गोवा में आएगा। चलिए घुम्मट आ गया गोवा में। ठीक है। तुबुक, तुम्बकनर जम्मू और कश्मीर का। ठीक है। और चंडा केरल का, और धाक आपका जाएगा बंगाल का। चलिए 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर 1 में कौन से क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा।
एक तरफ छंद है, एक तरफ अक्षर काल है। ये तो मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया भाई। देखो छंद अक्षर काल में एक फॉर्मूला होता है +4 का फॉर्मूला होता है। ये मैं लिख के देता हूँ, 99% बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं किया होगा। 99% बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं किया होगा। छंद और उनके अक्षर काल। भारत टाइम में 7 छंद थे और उनके +4 का फॉर्मूला था। गायत्री, उस्तिक, जगती, त्रिपुष्ट। किए हैं? नहीं किए। मोटा मोटा बता देते हैं। 7 प्रकार का छंद है। पहले आता है गायत्री। गायत्री गायत्री का अक्षर काल होता है 24 का। इसको ऐसे रखो यार। उसके बाद आता है ऊन। उसके बाद आता है उशीनक। ये अंगेन घातरम वाले शब्द हैं। ये उशीनक। उशीनक +4 करते रहेंगे, आगे आगे बढ़ते रहेंगे, +4 करते रहेंगे। 24 में 4 किया 28। उसके बाद आता है अणुटुप। 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 24 में 4 ऐड किया, आ गया आपका 32। ठीक है, 32 में 4 करेंगे 36। 36 के लिए होता है बृहति। बृहति क्या होता है आपका 36। 36 में 4 ऐड करेंगे 40। 40 के लिए आपका होता है पंक्ति। पंक्ति में होता है 40। 40 में 4 ऐड करेंगे आएगा 44। 44 के लिए होता है 30। 30 फुट ये है 30। 30 टुप। अंगेन घातरम। 30 फुट होता है 44। और लास्ट में आपका बचता है जगती। जगती का होता है +4 करेंगे 48। क्लियर? तो ये भरत के टाइम पे 7 छंद दिए गए थे जिनमें +4 का था। 24 से स्टार्ट होता है गायत्री, +4 होता जाता है। तो गायत्री का 24 देख लो। गायत्री का 24 आ गया। उसनिक का 28 आ गया। जगती लास्ट में है 48 आ गया। त्रिपुष्ट का 44 आ गया। क्लियर? लिख लेना इनको, छंद और अक्षर का। चलिए क्वेश्चन नंबर का तो पता नहीं, लेकिन धासा एक तरफ आपके स्वर समूह दिए गए हैं, एक तरफ आपका राग दिए गए हैं। चलो देखिए, धा सा रे गा कोमल। धा सा रे गा कोमल। गा कोमल आपका जाएगा आबोगी कांगड़ा में। गा कोमल आबोगी कांगड़ा में। ठीक है। नी कोमल धासा रे नी 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 कोमल आपका जाएगा गोरख कल्याण में। नी कोमल। धासारामा दुर्गा में। और एक बच गया, वो तो धासारे मागा जाएगा आपका झंझोटी में। तो कौन सा बन गया? 4 3 1 2। एक देखो मैंने ये पैटर्न भी, एक ये पैटर्न, क्योंकि मैं अब लगातार क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं ना इतने। मान लो तुक्के की बात बता रहा हूं मैं, तुक्के वाले। अगर मान लो कुछ ऑप्शन है आपके ऐसे फंस जाएं कि आपको 2 का पता है, बाकी 2 का नहीं पता। शुरू में अगर 4 3 दिए गए हैं ना, मैच फॉलोइंग में शुरू में 4 3 है, तो उसके बाद 90% मैंने देखा है कि अगले ऑप्शन 1 2 ही मिलते हैं। 1 2। अभी आप भी वीडियो देख रहे हैं, उसमें ये है। मान लो ए का 4 है, बी का 3 है, तो सी का आपका 1 मिलेगा, डी का आपका 2 मिलेगा। ठीक है। यहाँ तो उल्टा है, यहाँ तो 2 1 है, लेकिन 90% केसेस में क्या होता है 1 2 होता है। तो अगर कुछ ना बचे तो कौन सा नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में? तो अगर कुछ भी ना हो, लास्ट में 4 3 है, तो 1 1 2 को चेक आना, अगर 1 2 को नहीं पता हो तो। ठीक है, ऐसे करें ना तुक्के। तो 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ भाई, ये आ गए इंग्लिश पुस्तकों के नाम और उनके। देख, एक तो मैंने करवाया था फोक्स जी का, बताया था म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। उसके बाद एक आपको याद रखना है पोपली जी का। पोपली जी का है द म्यूजिक ऑफ इंडिया। पोपली जी का है म्यूजिक ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है। फोक्स का याद रख लो, पोपली जी का याद रख लो,
और रविशंकर का याद रख लो, याद रख लो स्वामी प्रज्ञानंद का। स्वामी प्रज्ञानंद का क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक। हिंदी में दो हैं, रविशंकर का है माई म्यूजिक माई लाइफ, स्वामी प्रज्ञानंद का है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक। दो आप उनके याद रख लो, एक तो पोपली जी का याद रख लो, द म्यूजिक ऑफ इंडिया, एंड फोक्स जी का म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, सी का दो, डी का एक, सी का दो, डी का एक, ऑप्शन नंबर 4 क्या है? राइट आंसर है आपका। एल एन डिनू ने नॉर्दर्न इंडियन म्यूजिक दिया है, ई क्लेमेंट ने दिया है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक। ये भी अगर आप याद रख सकते हो तो रख लो, ई से बनता है, ई क्लाइमेंट का इंट्रोडक्शन से बनता है, मैंने तो ऐसे ही याद किया था। ठीक है, ई क्लीमेंट्रस इंट्रोडक्शन ई से ही स्टार्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अवनद सुशीर तत्ववाद्य। ठीक है, महमूद धौलपुरी, किशन किशन महाराज का पता है, किशन महाराज सबसे पहले किशन महाराज तबला बजाते हैं, महमूद धौलपुरी आपके हारमोनियम बजाते हैं, और अब्दुल हलीम जाफर आपके तत्वाध्याय के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या आएगा? किशन महाराज के गुरु कंठे महाराज के गुरु दिलीप मिश्र। प्रथम पद्म विभूषण किनको मिला था? किशन महाराज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमल स्वरों की बढ़ती हुई संख्या के अकॉर्डिंग करिए, कोमल स्वरों की बढ़ती हुई संख्या। तो अलेह, अलल, अलेया, अलैया बिलावल कोमल स्वर नहीं, सुहा कोमल स्वर गा नहीं, जौनपुरी कोमल स्वर गा धानी। अरे ये तो ऐसे फर्स्ट ही ऑप्शन राइट ऑप्शन मिल गया। और बिलास खानी तोड़ी रे गा धानी, रे गा धानी। चलिए हो गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, रचना काल के बढ़ते हुए क्रम से, रचना काल बढ़ते हुए क्रम। तो पहले आपकी चतुर्दंडी प्रकाशिका, उसके बाद संगीत पारिजात, उसके बाद नगमाते आसफी, उसके बाद आपकी आएगी संगीत राग कुल्पतरम। चतुर्दंड प्रकाशिका किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक होगा। किसने लिखी थी? वेंकटमुखी ने। वेंकटमुखी कौन से काल के थे? 17वीं काल के। 17वीं की भी तो बात करें तो वो 1620 में लिखी गई थी। संगीत पारिजात की बात करें, अहोबल जी थे, वो भी 17वीं शताब्दी के थे, लेकिन लिखी कब गई थी? 1665 में। ठीक है, नगमाते आसफी 19वीं शताब्दी के थे, लिखी कब गई थी? 1813 में। ठीक है, संगीत राग कब लिखी गई थी? 1842 में। क्लियर? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल के निम्न अंगों में अधिक मात्रा, ताल के निम्न अंगों में अधिक मात्रा से कम मात्रा प्लुत की होगी भाई। अणुदुर्त लघु गुरु प्लुत, अणुदुर्त अणुदुर्त दुर्त लघु गुरु प्लुत काकपद, ज्यादा से जाना है तो प्लुत आएगा। चलिए, और इनका अक्षर काल कैसे होता है? अणुदुर्त का 1, दुर्त का 2, लघु का 4, लघु गुरु का 8, प्लुत का 12, काकपद का 16। चलिए, अगर मात्रा काल से लिखते हो तो वहां से लिख लो। चलिए, कम से अधिक मात्राओं, कम से अधिक, दादरा में कम होती हैं, दादरा में 7 मात्राएं होती हैं, बसंत में 9 मात्राएं होती हैं, फरदोस्त में 14 मात्राएं होती है, और लक्ष्मी ताल में 18 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर 3, 6, 9, 14, 18। क्लियर? चलिए, वरिष्ठता के अनुसार, वरिष्ठता के अनुसार बताइए भाई। रहीम अली खान, वाजिद अली खान, काले खां, करीम खां।
करीम खां के गुरु कौन थे? काले खां। करीम खां कौन थे जिन्होंने करीम किराना घराना बनाया था? किराना घराना, ठीक है। काले खां थे, काले खां के उसी में आगे वाजिद अली था खां थे, और सबसे पहले रहीम अली खां थे। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? लास्ट आंसर, सॉरी लास्ट आंसर कह रहा हूँ, राइट आंसर, ठीक है। अब्दुल करीम खां के गुरुओं में किनका नाम आता है? काले खां। करीम खां कौन थे जिन्होंने किराना घराना बनाया था? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु शिष्य परंपरा ग्वालियर घराने के हैं। ग्वालियर घराने में पिछले पेपर में था या इसमें था, नत्थन पीर बख्श जी ने वो किया था। उसके बाद हद्दू हस्सू का सबसे प्रमुख आएंगे, तो नत्थन पीर बख्श का नाम है नहीं, हद्दू हस्सू खा। सबसे पहले हद्दू हस्सू खा आएंगे। फिर दिगंबर जी के पुलस्कर के गुरु कौन है? इनके गुरु हैं बालकृष्ण बुआ, इनके गुरु हैं दिगंबर पुलस्कर जी। तो हद्दू हस्सू खा के बाद बालकृष्ण बुआ, बालकृष्ण के बाद दिगंबर, दिगंबर के बाद पटवर्धन। तो BADC, BADC ऑप्शन नंबर 3 क्या है? राइट आंसर, ठीक है। दिगंबर के पुलस्कर, सॉरी दिगंबर के गुरु, दिगंबर के पुलस्कर, दिगंबर के गुरु बालकृष्ण बुआ, विनायक राव पटवर्धन के गुरु दिगंबर पुलस्कर, और हद्दू हस्सू का नाम है नत्थन पीर बख्श के बाद। चलिए, निम्नलिखित संगीतज्ञों को उनके जन्म, अब देखो सारे वेस्टर्न के, सारे वेस्टर्न के हैं, और मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप इनको याद करो, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली कम से कम 14-15 साल के पेपर सोल्व किए हैं। ये एक क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार पूछा गया है, पता नहीं क्यों पूछा गया है। कई बार बनाने वाले 1-2 क्वेश्चन मैंने बताया है, किसी भी पेपर में आप कितना भी पढ़ लो, 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। अब ये 4 संगीतज्ञों के नाम दिए हैं, इनमें बताओ क्या करें? ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इतना ही याद रखो, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बाख, उसके बाद मोजार्ट, उसके बाद बीथोवन, उसके बाद यहूदी, ठीक है। अगर आपको वैसे याद करना है तो 1685 में बाख जी आए थे, 1756 में मोजार्ट जी आए थे, और उसके बाद बीथोवन जी आए थे 1770 में, और यहूदी जी आए थे आपके 1916 में, दुनिया में प्रकट हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 कथन है, स्थाई के व्यवस्थित प्रयोग से राग का स्वरूप उभरता है। बिल्कुल ठीक है, स्थाई से ही राग सौंदर्य आता है, ठीक है। स्थाई एक ऐसा स्वर समुदाय है जिसमें राग की विशेषता होती है। बिल्कुल, दोनों ही सही है। ए सही है, आर उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो ए सही है, आर उसकी सही व्याख्या कर रहा है। चलो, रागों के गायन वादन में वादी संवादी स्वरों का अत्यंत महत्व होता है। बिल्कुल, वादी संवादी से हम पता लगा सकते हैं। राग के गायन वादन समय निर्धारण में, यह राग में समय निर्धारण में मदद करता है। बिल्कुल, ए और आर दोनों ठीक है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी से बना एक वाद्य घुघु कहलाता है। बिल्कुल कहलाता है। इससे उत्पत्ति ध्वनि आमतौर पर पाई जाने वाली पक्षी घुघी डव से मेल खाती है। उस मिट्टी निवर्तम वाद्य यंत्र में पहली बार चोट करने से पा ध्वनि उत्पन्न होती है। बिल्कुल ठीक बात है, घुघी नामक वाद्य से जो डव से मेल खाती है, पा ध्वनि निकलती है। मिट्टी से बने इस वाद्य यंत्र में अच्छी जब स्वर निकल गया तो सांगीतिक ध्वनि तो उत्पन्न होगी ही। ए और आर ठीक है, आर उसकी सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे भी उसमें लिखा जाएगा, चलो ठीक है। वीणा वाद्य पर स्वरों की स्थापना तार की लंबाई के आधार पर की गई है। सही बात है, तार की लंबाई जितनी छोटी होगी स्वर उतना नीचा होगा। नहीं, तार की लंबाई जितनी छोटी होगी स्वर उतना ऊंचा होगा। तार जितना बड़ा होगा स्वर उतना नीचा होगा। तार जितना छोटा होगा, ज्यादा कसा जाएगा, उतना ऊंचा होगा। ए ठीक है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। चलिए, निर्गित का संबंध वीणा से है। निर्गित में सौंदर्य तत्व का होना अनिवार्य नहीं है।
निर्गित भरत ने द्वारा दी गई है। निर्गित का संबंध वीणा से है, बिल्कुल है। सौंदर्य तत्व का आधार नहीं है, सौंदर्य बिल्कुल होगा। स्टार बना दिया, गलत बनाना था। ठीक है, ए ठीक है, आर गलत है। ए ठीक है, आर गलत है। ठीक है, निर्गित दिया है भरत ने, भरत के ध्रुवा गीतों में इसका नाम है। निर्गित क्या होता है? बिना शब्द के, बिना गत के, बिना बोल के, बिना लिरिक्स के वादन करना क्या कहलाता है? आपका निर्गित कहलाता है। ठीक है, ध्रुवा गीतों में प्रयोग करते थे क्योंकि उनके टाइम पे ध्रुवा गीत ही थे, नाट्य शास्त्र में लिखा था भरत जी ने। ठीक है, तो निर्गित क्या होता है? बिना लिरिक्स के वादन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे आ गए, क्वेश्चन नंबर 91 पे आ गए हैं हम। ले देखे, वजीद खान दो अति विख्यात सरोद वादक अलाउद्दीन खां और हाफिज अली खां के गुरु बन गए थे और इस प्रकार वह उत्तर भारत में वाद्य संगीत के सूत्रधार होने का दावा कर सकते हैं। विलायत खां के दादाजी उस्ताद इमदाद खां की अन्य महत्वपूर्ण घराने की निष्ठा सेनिया के प्रति भी है। यद्यपि उनकी यह निष्ठा राजा सुरेंद्र मोहन टैगोर, जिन्होंने दंड मात्रिक बनाई थी स्वरलिपि, के दरबार में नेत्रहीन सूर बहार वादक सज्जद मोहम्मद के साथ इमदाद खान के संबंध के कारण परोक्ष रूप से थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खां किस राज दरबार के? अलाउद्दीन खां मेहर घराने से थे, मेहर के होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाद्य संगीत में ख्याल गायकी की शुरुआत किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट है। वाद्य संगीत में ख्याल गायकी की शुरुआत की थी विलायत खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुर बहार वादक थे? अभी पढ़ के आए थे, नेत्रहीन थे। सज्जाद मोहम्मद जी का नाम आता है, अभी पढ़ा था। हाफिज अली खां के पुत्र का क्या नाम था? हाफिज अली खां के पुत्र का नाम था नन्हे खां। ठीक है, अगले पे देखते हैं। सज्जाद मोहम्मद खां के गुरु, सज्जाद मोहम्मद खां के गुरु थे गुलाम मोहम्मद, जिन्होंने सुरबहार का आविष्कार भी किया था। और ये क्या बजाते थे? ये सुरबहार ही बजाते थे। सज्जाद मोहम्मद खां भी पीछे पढ़ के आए। ठीक है, गुलाम मोहम्मद थे, गुलाम मोहम्मद ने ही सुरबहार का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 96 to 100 के लिए पढ़ते हैं। साम संगीत में मुख्य रूप से ऋचाओं का स्वरोच्चारण होता है। बिल्कुल, ऋग्वेद की ऋचाएं ही सामवेद में ली गई हैं। ये ऋचाएं वैदिक देवी देवताओं की प्रशंसा में गाई जाती थी, जो पूर्व वैदिक काल में विद्यमान स्वर में गाई जाती थी। साम की सांगीतिक संरचना आरोही क्रम में, बिल्कुल स्वर जो थे अवरोही क्रम में होती थी, जिसकी संख्या आरंभिक चरण में 2 से 5 तक थी। इस स्वर क्रम के बाद में बढ़कर 7 तक पहुंच गई। पहले 5 तक थी, बाद में 7 हो गई। निश्चित स्वराघात गान को स्वर से संबंधित रूपरेखा के साथ कुछ लयबंध संरचना भी प्रदान की। यह जानना महत्वपूर्ण है कि गान पद्धति को स्वरबंद करने का प्रारंभिक तरीका विद्यमान था, तथापि यह मौखिक परंपरा ही थी जो परंपरा को बनाए रखने में सहायक रही। जैसा कि मौखिक परंपरा में प्राय होता है, गान के दौरान हस्त मुद्राओं का भी प्रयोग किया जाता था और इन मुद्राओं ने गान की आवश्यक विशेषताओं को निर्धारित करने में स्वरलिपि भी प्रदान की है। चलो, ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं इससे, ऐसी कोई दी नहीं हुई है बस। हाँ, पहले आ गया। अभी शाम क्वेश्चन, शाम गायन के लिए कितने स्वर? पहले 5 थे, बढ़कर कितने हो गए? 7 हो गए। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और कौन कौन से हैं? कुष्ठ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंदर और अतिस्वार्य। क्लियर? चलिए, प्रारंभिक चरण में वैदिक काल मंचों में किन 3 स्वरों का? वैदिक काल में कौन कौन से स्वर थे? उदात, अनुदात, स्वरित। ओ भाई, प्रथम नहीं, उदात, अनुदात, स्वरित। उदात, अनुदात, स्वरित, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, वैदिक स्वर का अंतिम स्वर क्या था? कुष्ठ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर, मंदर, अतिस्वार्य। अतिस्वार्य क्या था? अंतिम स्वर था। अनुपुष्ट छंद में कितने अक्षर होते हैं? अभी पढ़ के आए थे। अनुपुष्ट छंद में कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक, +4 का ऑप्शन था। ठीक है, अनुपुष्ट में कितने होते हैं? 32 होते हैं। साम की कितनी ऋचाएं ऋग्वेद से नहीं ली गई थी? देखो, सामवेद की सारे ऋचाएं मतलब मंत्र, सामवेद के सारे मंत्र जो हैं ऋग्वेद से लिए गए थे। कितनों को छोड़कर? केवल 75 को छोड़कर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका, हो गया कंप्लीट। हाँ, ये हो गए आपके 2020 का पेपर सोल्व। आसान पेपर था, इतना एक्सप्लेन करने का कुछ था नहीं।
ठीक है, तो कैसा था पेपर, कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके बताना, लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और हमारा जुलाई में नया बैच स्टार्ट होने वाला है, सुपर बैच जुलाई में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसको ज्वाइन करना हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल बैच है, सुपर बैच है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप एक ही बैच से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका पेपर आने वाला है, तैयारी रखिए बेस्ट विशेष के साथ। चलिए, थैंक यू।